हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में सबस्पेस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। हमारे पास में कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 ऐसे vn तक, जो हमारे एक वेक्टर स्पेस के अंदर से आ रहे हैं। और हमने कुछ स्केलर्स ले लिए c1 c2 cn, जो हमारी फील्ड के अंदर से आएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इनको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ c1 v1 प्लस c2 v2 और यहाँ पे cn vn। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ v1 से vn वेक्टर्स तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 3,0 और 1,1 ले लिया। ठीक है, ये हमारे R2 वेक्टर स्पेस के अंदर से आ रहे हैं और फील्ड हमने ले ली R। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूँ तो मैं c1 3,0 प्लस c2 1,1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स ले सकते हैं 2 क्रॉस 2 की, और हमने फील्ड ले ली आर। ठीक है, इसके लिए मैं 1 4 0 2, एक ये मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 0 4। इसका अगर मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो c1 टाइम्स प्लस यहाँ पे c2 टाइम्स कर देंगे, तो ये हमारे पास में लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। हमारे पास में v1 और v2 ये दो वेक्टर हैं। तो हम v1 और v2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब v1 को मैं v2 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ना लिख पाऊँ। ठीक है, या फिर जो v2 है उसको हम ना लिख सके एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1। ठीक है, अगर इस तरीके का हमारे पास में कोई वेक्टर आएगा तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने 3,1 और 2,2 लिया। ठीक है, ये मेरे पास में v1 है और ये मेरे पास में v2 है। तो यहाँ पे देखो, मैं c टाइम्स 3,1 ले लेता हूँ इक्वल्स टू 2,2 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा क्या हमारे पास में कोई सी आ सकता है कि जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ और हमारे पास में 2,2 आ जाए। देखो, यहाँ से सी अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास में 3c, आएगा, और यहाँ पे 2,2 है। ठीक है, तो 3c = 2 आना चाहिए, तो सी हमारे पास में 2,3 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये c = 2 आना चाहिए। तो जो सी है वो एक साथ दो वैल्यूज को नहीं ले सकता। ठीक है, इसका मतलब जो 3,1 है और 2,2 है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दो हमारे पास में वेक्टर है। अब देखो, इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ मैं, और हमारे पास में ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में 2c = -1 आ गया, मतलब सी मेरे पास में क्या आना चाहिए, -1/2। ठीक है, तो हमारे पास में एक ऐसा सी आ रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास ये वेक्टर v2 है इसको v1 बोल देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर v2 को मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब v1 और v2 ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, इसके बाद में एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, एक मैंने v1 वेक्टर लिया है 1,1, और एक v2 लिया 3,3। ठीक है, तो अब देखो, मैं v1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास में v2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर v2 को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास में v1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब v1 और v2 इन दोनों को मैं एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो ये वाला केस लेके चलते हैं। 3 टाइम्स 1,1 है, ये हमारे पास में 3,3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो हमारे पास में 1,1 माइनस इसको 1 × 3,3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0,0। ठीक है, जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि राइट हैंड साइड पे मेरे पास में 0 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि c1 1,1 प्लस में c2 3,3 इक्वल्स टू 0,0। ठीक है, हमारे पास में क्या और कोई c1 और c2 की वैल्यू आ सकती है कि जिससे मेरे को 0,0 मिले। तो देखो, यहाँ पे मैं c1 को -1 लेता हूँ और c2 को लिया मैंने 1/3।
ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, -1, प्लस में 1, ये भी हमारे पास में 0, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक दो पॉसिबिलिटी और निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है कि टोटल हमारे पास में C1 और C2 की ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे मुझे राइट हैंड साइड 0 मिलेगी। ठीक है, इसके लिए C1 को मल्टीप्लाई करें तो C1, C1 आएगा, प्लस में 3C2, 3C2 आएगा, और इक्वल्स टू 0, 0। ठीक है, यहाँ से ऐड करेंगे तो C1 प्लस 3C2, C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 0, 0 आ रहा है। यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आई C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 0, और C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन आ गई। इसको मैं 1, 3 और 1, 3, यहाँ पे C1, C2 इक्वल्स टू 0, 0, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये हमारे पास में क्या आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट हैंड साइड में 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास में होमोजेनियस हो गया। ठीक है, तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ से एक्लॉन फॉर्म फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे, R2 माइनस R1, तो हमारे पास में आएगा 1, 3, 0, 0 और 0, 0। ठीक है, एक हमारे पास में पिवट आ गया, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है, 1, 3, 0, 0, C1, C2 और यहाँ पे 0, 0। ठीक है, तो हमारे पास C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 0 आया। C1 की वैल्यू आई -3C2, देयरफॉर -3C2, जहाँ पे C2 हमारा R के अंदर से आ रहा है। ये हमारे पास में सॉल्यूशन सेट आ गया कि ये हमारे पास में वो सारे नंबर्स होंगे जिनको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारे पास में इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था C1V1 प्लस C2V2 का, ये इक्वल्स टू 0 मिले। यहाँ पे C1 की जगह मैं -3C2 लिख सकता हूँ। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में इन्फाइनाइटली मैनी चॉइसेस है। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं कि V1 हमने लिया 2, 3, और V2 हमने लिया है 3, 0। ठीक है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो C1V1 प्लस C2V2 आएगा। ठीक है, और इसको भी इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में C1 2, 3 प्लस C2 3, 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मिलेगा हमें 2C1 प्लस 3C2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी 3C1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में C1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हमारे पास में C2 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, तो हमारे पास में ओनली वन पॉसिबिलिटी आ रही है, वो भी क्या, कि C1 और C2 इन दोनों का इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन था V1 और V2 का, अगर इसको 0 के इक्वल होना है तो ये हम जब ही कर सकते हैं जब मेरा C1 भी 0 हो और मेरा C2 भी 0। ठीक है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का केस है कि मेरे पास में V1 और V2 दो वेक्टर है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, उसको इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में अगर C1 और C2 इन दोनों की बस एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि V1 और V2 ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई पॉसिबिलिटी बचती है तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसा कि हमने हमारे लास्ट एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे हमारे पास में इनफाइनाइट सोर्सेज आ रही हैं C1 और C2 के लिए। यहाँ पे अगर हम सारी चीजों को समराइज करें तो हमारे पास में ये वेक्टर्स हो गए। ठीक है, C1, C2 2CN, ये हमारे पास में क्या है, स्केलर्स है। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा C1V1 C2V2 ऐसे CN VN तक, इसको इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, हमारे पास में अगर एक ही पॉसिबिलिटी है कि C1 C2 ऐसे CN तक ये सब इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, तो ये हमारे पास में राइट हैंड साइड में 0 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि V1 V2 अप टू VN ये सब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसके अलावा अगर और कुछ आता है अदर देन दिस, तो हम क्या बोलेंगे
कि v1 v2 अप टू vn ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। इसके बाद में एक नोट है हमारे पास में क्या, कि जो हमारे पास ये सेट है v1 v2 अप टू vn तक हो, जो हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं, अगर इसके अंदर एक जीरो वेक्टर भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सेट ऑलवेज एलडी होगा। ऐसा क्यों? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं c1v1 प्लस c2v2 प्लस में cnvn, और यहाँ पे cn+1 इंटू में जीरो कर दिया, इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि v1 v2 अप टू vn ये सब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमारे पास में c1 इक्वल्स टू c2 अप टू cn, ये तो जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जीरो वेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो cn+1 है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना। तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए थे, ये हमने v1 और v2 के बारे में लिया था। ठीक है, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लिया था कि यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास में बहुत सारे वेक्टर्स हो गए कि v1 है, v2 है, v3, ऐसे vn तक ही आ जाए हमारे पास में, तो हम किस तरीके से देखेंगे? तो देखो, स्टार्टिंग तो हमारी वैसी ही होगी ना कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में फाइनली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, जिसके राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज पता है कि इसके पास जो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो अभी अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, जब हमने बोला कि C1 से Cn तक ये सब जीरो होने चाहिए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास में सिस्टम बन रहा है, उसका ये वाला C1 C2 अप टू Cn आएगा हमारे पास में, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो जीरो, यहाँ पे हमारे पास में कुछ भी एंट्रीज आ रही होंगी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक सॉल्यूशन सेट है ना। ये अगर हमारे पास में पूरा जीरो हो गया, इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, और जो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और हमें ये चीज पता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए हमारे पास में फुल रैंक होनी चाहिए, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब हमारे पास में एलडी आता है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो रैंक है वो हमारी लेस देन एन होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कोई हमारे पास में वेक्टर दिया होगा v1 v2 अप टू vn, इन सबको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जहाँ पे v1 हमारे पास में कॉलम वेक्टर आ जाएगा, ये v2 एक कॉलम वेक्टर आएगा, और इस तरीके से vn एक कॉलम वेक्टर आएगा। ठीक है, इसकी हम एक्लॉन फॉर्म बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ से हम रैंक चेक कर लेंगे। अगर रैंक हमारे पास में फुल आती है, तो हम क्या बोलेंगे कि v1 से जो vn तक हमारे पास में वेक्टर है, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो रैंक है, अगर वो फुल नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सारे वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में तीन वेक्टर है, v1 v2 और v3। ठीक है, हमने ये चीज अपनी पहले की वीडियो में देख ली है कि इस मैट्रिक्स को मैं एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो इस v1 को मैं लिखता हूँ 1 - 1 0 और 1। ठीक है, यहाँ से v2 आ जाएगा 1 0 0 और 1, यहाँ पे 0 2 0 और 3। यहाँ से हम रैंक फाइंड करते हैं। तब देखो, R2 के अंदर R1 को ऐड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 0 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 है 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और 0। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 और 3। ठीक है, फिर हम क्या करें, जो ये हमारे पास में R4 है, इसको R1 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 1 0 0 0 1 1 0 और 0, यहाँ पे 0 2 0 और 3। ठीक है, जो लास्ट वाली रो है, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और इससे सेपरेट कर देते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली क्या बच रहा है, 1 0 0 और 0, 1 1 0 और 0।
ठीक है, 0 0 0 और 1। जो ये वाली रो आई है, इसको हम ऊपर लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक पिवट, दो पिवट और तीन पिवट। ठीक है, इसकी रैंक कितनी हो गई, फुल रैंक हो गई है। इसका मतलब जो V1 है, V2 है और V3 है, ये तीनों क्या है, आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद में एक और नोट है हमारे पास, क्या, कि जो वेक्टर है हमारे पास में वो एन टपल हो, तो इसका मतलब कि जो वेक्टर आएगा हमारे पास में V1, उसको मैं x1 x2 और अप टू xn कुछ इस तरीके का दिखेगा वो। तो जो हमारे पास में सेट है, उसके अंदर n से ज्यादा वेक्टर आ जाए, इसका मतलब V1 V2 ऐसे Vn, और साथ में Vn+1 Vn+2 अप टू एक Vm ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास में सेट है, तो ये सेट ऑलवेज एलडी होगा। ठीक है, क्यों होगा, अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी हम वापस, कि मैंने एक सेट लिया 1 2 4 8 0 1। ठीक है, और 0 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो वेक्टर है कितने, चार है, और ये क्या है, टू टपल है। ठीक, इनको हमें चेक करना है कि ये एल आई आएगा या एल डी आएगा। ठीक है, इसको V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, V3 और V4। सबसे पहले इनको हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, 1 2 4 8 0 1 और 0 2। ठीक है, एक्लॉन फॉर्म निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो एक पिवट हमारे पास में ये आ गया, और एक पिवट आ गया ये। ठीक है, तो V1 V2 V3 और जो V4 है, इसके अंदर V1 और V3 क्या है, एल आई आ गए, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो V2 और V4 है, ये हमारे पास में क्या आ गए, एल डी। एल डी का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब मैं इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, तो हमारे पास में ये चारों वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ये तो हमने बात करी एक एग्जांपल के बारे में। अब देखो, जो हमारे पास में V1 है, ये क्या है, एन टपल है। V2 भी हमारे पास में एन टपल है, और ऐसे Vn तक है। ठीक है, इसके बाद Vn+1 आ गया, और ऐसे हमारे पास में Vm तक आ रहा है। तो इनको मैं कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारे पास में पिवट आएंगे, वो पिवट आते आते यहाँ तक खत्म हो जाएगा ना, इसके आगे फिर हमारे पास में पिवट आ नहीं सकते। ठीक है, तो जितना भी ये वाला पार्ट हमारे पास बचेगा, ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।